हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंग्लिश माध्यम। इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे हम एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज परसिस्टेंस एंड हार्ड वर्क आर दी ओनली इंग्रेडिएंट्स नीडेड फॉर सक्सेस। यानी कि आप मेहनत तो कर रहे हैं, ठीक है, केवल मेहनत नहीं, लगातार मेहनत। यानी कि ऐसा नहीं कि आपने एक दिन तो 6 घंटे पढ़ाई कर ली और एक दिन आपने कुछ भी पढ़ाई नहीं करी, आप वो 6 घंटे की थकान अगले दिन उतार रहे हैं। तो वो क्या है, आप कांस्टेंट नहीं है अपनी प्रिपरेशन में, आप परसिस्टेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको रोज हार्डवर्क करना है, रोज परसिस्टेंट रहना है अपनी हार्डवर्क करने की क्षमता में। लगातार आपको मेहनत करते रहनी है, अथक मेहनत करनी है जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाता, ठीक है। और इतनी हार्डवर्क करो कि जब तक, और परसिस्टेंस तब तक बना के रखो जब तक वो आपका हैबिट ना बन जाए। जिस दिन आपकी हैबिट बन जाएगी ना, उस दिन आपको इसके लिए एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा अलग से। आपको परसिस्टेंस होने के लिए शुरुआत में एफर्ट लगाना पड़ता है, जब तक कि आप एक हैबिट नहीं फॉर्म कर लेते, ठीक है। हैबिट बन गई, उसके बाद हार्डवर्क आपके लिए नेचुरली आएगा, परसिस्टेंस आपके लिए नेचुरली आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। Food inflation threatens to undermine efforts to ensure प्राइस स्टेबिलिटी। बोल रहे फूड इन्फ्लेशन, बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति जो है, उसकी जो महंगाई दर बढ़ रही है, उसने एक खतरा पैदा कर दिया है। जो भी हमारे अभी तक के एफर्ट्स थे प्राइस स्टेबिलिटी लाने के लिए, हमने जो भी प्रयास किए थे उनको कम करने का, यानी कि उन प्रयासों को कम करने का एक खतरा बन रहा है फूड इन्फ्लेशन की वजह से। द लेटेस्ट परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स PMI for India's manufacturing sector and the services business activity index for the economy's broader services sector फ्रॉम S&P ग्लोबल। S&P ग्लोबल का हमने पहले भी नाम सुना है, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, जब हम बात कर रहे थे कुछ टाइम पहले कि कैसे हमारा जो इंडेक्स है वो गिर रहा है, उसमें हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज में कमी आई है और जॉब लॉसेस बहुत ज़्यादा फेस करने पड़ रहे हैं लोगों को। तो सेम वही चीज़ है, S&P ग्लोबल ने फिर से एक बार अपना परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स निकाला है, रिपोर्ट निकाली है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए होती है। और दूसरी रिपोर्ट है सर्विसेज बिजनेस एक्टिविटी इंडेक्स, जो कि सर्विसेज सेक्टर के लिए होती है। इन दोनों की जो रिपोर्ट आई है लेटेस्ट, पोजिट अ सॉफ्टनिंग इन मोमेंटम इन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इसमें क्या दर्शाया गया है, इसमें जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का एक मोमेंटम बना था, एक तेजी आई थी इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, उसमें अब थोड़ी सी गिरावट आती दिखती है, यानी कि थोड़ी सी कमी आई हुई दिखती है। Its survey of about 400 manufacturers shows that production growth at major private sector factories eased marginally last month। बोल रहे हैं इसका जो सर्वे है, जिसमें नियर अबाउट 400 मैन्युफैक्चरर्स को इसने सर्वे किया है, शोज दैट, वो दिखाता है कि जो प्रोडक्शन ग्रोथ है मेजर प्राइवेट सेक्टर फैक्ट्रीज में वो कम हुई है। ईज्ड मार्जिनली मतलब थोड़ी सी मात्रा में वो कम हुई है पिछले महीने। विद द जून PMI रीडिंग डिपिंग टू 57.8 फ्रॉम 58.7 इन में। तो जून महीने की जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है, उसकी जो रीडिंग है वो गिर गई है। कितना गिर गई है? मई महीने में थी 58.7% और अब जून महीने के लिए ये कितनी है? 57.8%, ठीक है, यानी कि 1.1% की गिरावट इसमें आई है। ऑन द सर्विसेज फ्रंट, द इंडेक्स सिग्नल्ड द एक्सपेंशन इन आउटपुट डीएसलरेटिंग टू अ 3-month लो। और बोल रहे हैं कि सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो उसका जो इंडेक्स है वो दर्शाता है कि जो आउटपुट है, यानी कि जो इससे हमें प्रॉफिट मिल रहा है, वो 3 महीने के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ड्रैग डाउन बाय एक्टिविटी इन द ट्रांसपोर्ट, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन सेक्टर्स रजिस्टरिंग अ सीक्वेंशियल स्लोडाउन। और इसमें साथ में इसको और ज़्यादा किसने गिराया है? ट्रांसपोर्ट सेक्टर में, इंफॉर्मेशन सेक्टर में, कम्युनिकेशन सेक्टर में। यहाँ पे अगर कुछ लगातार स्लो डाउन आ रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर और ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। किसके ऊपर? सर्विसेज सेक्टर के ऊपर। द सॉफ्टवेयर रीडिंग्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज इंडाइसेस for June can be attributed to a large extent to their multi-year peaks in May and April।
बोल रहे हैं ये जो रीडिंग्स में गिरावट आई है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और सर्विसेज सेक्टर के इंडाइसेस में जून महीने के लिए, ये इस वजह से भी हो सकती है कि मई और अप्रैल में उन्होंने साल की सबसे उच्चतम दर पर रजिस्टर किया था अपने आप को, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी और सर्विसेज सेक्टर में भी मई के महीने में कुछ पीक्स आई थी, कुछ हाई रेजेस आए थे, बहुत हाई पॉइंट्स आए थे, ठीक है, और वो साल के सबसे हाई पॉइंट्स रजिस्टर किए गए थे respectively, especially when the underlying constituents of the index are viewed separately। और ख़ास तौर पे तब जब हम इसके जो मुख्य पहलू है ना, मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनकी वजह से सर्विसेज इंडेक्स और परचेज मैनेजर इंडेक्स बनते हैं, उनके जो मुख्य कंपोनेंट्स हैं अगर हम उनको अलग से देखते हैं तो हमें पता चलता है कि मई और अप्रैल में कुछ मल्टी ईयर पीक्स आई थी, साल की सबसे ज़्यादा पीक्स आई थी, और इस वजह से भी ये भी एक कारण हो सकता है कि उस दौरान पे कुछ इतनी पीक्स आ गई कि अब जून महीने में इतना ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए बचा नहीं। वाइल मैन्युफैक्चरिंग PMI सर्ज टू अ 31 मंथ हाई इन मई। बोल रहे मैन्युफैक्चरिंग की इंडस्ट्री में जो परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स है वो 31 महीनों का 31 महीनों के सबसे हाईएस्ट पे पहुंच गया था मई महीने में। द इंडेक्स फॉर सर्विसेज हैड इन अप्रैल रजिस्टर्ड इट्स हाईएस्ट सीजनली एडजस्टेड फिगर इन ऑलमोस्ट 13 ईयर्स। तो अप्रैल महीने में जो सर्विस सेक्टर था उसमें सीजनल एडजस्टेड फिगर्स को अगर ध्यान में रखें, यानी कि किसी सीज़न में ज़्यादा आमदनी होती है, किसी में कम होती है, तो उस तरीके से सीजनल एडजस्टेड फिगर्स को ध्यान में रखते हुए 13 सालों के सबसे हाईएस्ट स्तर पर पहुंच गया था वो। जून्स डेटा शो दैट न्यू ऑर्डर्स एट फैक्ट्रीज विच कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 30% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग PMI वेट grew at the strongest pace in 28 months। बोल रहे हैं जून महीने का डेटा ये बताता है कि जो नए ऑर्डर्स आए, कि हमें नई डिमांड्स आई फैक्ट्रीज में, वो 30% पर थी, जो कि PMI वेट के 30% पे थी, यानी कि 28 महीनों के सबसे हाईएस्ट पेस पर बढ़ रही है। वाइल डिमांड एंड हायर लेबर कॉस्ट स्पर्ड चार्ज इन्फ्लेशन। लेकिन ठीक है, डिमांड तो ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन जो हायर चार्ज है, लेबर का चार्ज है और कॉस्ट है प्रोडक्शन की, इन चीज़ों की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया है। द रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइजेज ऑफ मैन्युफैक्चरर्स फिनिश्ड गुड। और किसके चार्ज इन्फ्लेशन का क्या बता रहे हैं मीनिंग, कि ये वो दर है जिससे मैन्युफैक्चरर का फिनिश्ड गुड, यानी कि जो फाइनल प्रोडक्ट होता है, जैसे साबुन बनाना है तो साबुन में रॉ मटेरियल क्या क्या लगता है, सोप केक लगेगा, है ना, वो वैक्स लगेगी, सोप वैक्स जो भी होती है, ठीक है। उसके अलावा जो भी आप इंग्रेडिएंट्स डालना चाहते हैं, अगर चंदन का साबुन डालना चाहते हैं, बनाना चाहते हो, चंदन लगेगा, ऑयल लगेंगे, कुछ एसेंशियल ऑयल्स, ठीक है, फ्रेग्रेंस के लिए, कुछ प्रिजर्वेटिव्स लगेंगे कि वो लंबे समय तक बना रहे। तो ये सब चीज़ों के फिनिश प्रोडक्ट क्या हो गया हमारा, सोप, ठीक है। जो हमारा सोप है वो हमारा फिनिश प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उसकी प्रोडक्शन की पहले मान लो कॉस्ट आती थी 8 रुपये, ठीक है, 8 रुपये कॉस्ट आती थी, वो सारा कुछ मिला के हमें मार्केट में मिलता था 12 रुपये का, 8 रुपये उनकी कॉस्ट आती थी। लेकिन अब क्या हो गया, अब इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट यानी कि फाइनल प्रोडक्ट बनाने की कॉस्ट ही 12 रुपये हो गया, तो हमें ये मार्केट में मिल रहा है मान लो 18 रुपये या 20 रुपये में, ठीक है। तो यानी कि जो फिनिश्ड गुड की प्राइस है वो बढ़ गई, जिसको बोल जाता है चार्ज इन्फ्लेशन, ठीक है, टू 13, और ये 13 महीनों के हाईएस्ट स्तर पर पहुंच गई। सिमिलरली सर्विस प्रोवाइडर्स नोटेड अ क्विक एक्सपेंशन इन इनटेक ऑफ न्यू बिजनेसेस। वैसे ही सर्विस प्रोवाइडर्स को भी नए नए ऑर्डर्स तो मिलने लगे, नए नए उनको ऑर्डर्स, नए उनकी कमोडिटीज़ बनने लगी, मतलब नई कंपनीज के साथ में टाई अप हुआ या नए नए ऑर्डर्स मिलने लगे, ठीक है, वो तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। पॉइंटिंग टू डिमांड रिमेनिंग रोबस्ट, जो कि इस तरफ इशारा करता है कि डिमांड तो अभी भी भरपूर मात्रा में है। एंड बोइंग फर्म्स कॉन्फिडेंस इन ग्रोथ पर्सपेक्ट टू द हाईएस्ट लेवल इन 2023। और जिस वजह से जो भी ये कंपनीज हैं, फर्म्स हैं, इनके अंदर कॉन्फिडेंस भी बढ़ा है, उसकी मात्रा भी बढ़ी है कि हम इस महीने में 2023 में भी ग्रोथ कर सकेंगे। जो कि पहले बताया जा रहा था कि ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं होगी, पर क्योंकि हमें दिख रहा है कि डिमांड बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है और स्ट्रॉन्ग है डिमांड, तो लग रहा है कि हो सकता है हम कॉन्फिडेंस, मतलब हो सकता है हम प्रॉफिट अर्न कर पाएंगे या फिर एक ग्रोथ स्टेबिलिटी मेंटेन कर पाएंगे। ऑन द फेस ऑफ इट, S&P ग्लोबल सर्वे फाइंडिंग्स आउट
to reassure policymakers that the Reserve Bank of India's inflation battling interest rate increases till the end of the last fiscal have still not sapped domestic demand for manufactured goods and services. बोल रहे हैं तो इससे एक बात ये भी सामने आती है कि S&P ग्लोबल के सर्वे से ये भी पता चलता है, पॉलिसी मेकर्स ने जो भी अभी तक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पॉलिसी मेकर्स ने जो भी अभी तक पॉलिसीज बनाई थी जिसमें कि इंटरेस्ट रेट्स बहुत बढ़ा दिए गए थे पिछले फिस्कल या फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसकी वजह से डोमेस्टिक डिमांड ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और सर्विसेज, यानी कि मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और सर्विसेज की जो डोमेस्टिक डिमांड है उसमें कमी नहीं आई है. ठीक है, सैप मतलब कमी नहीं आना, कमजोर बनाना, यानी कि वो उसको कमजोर नहीं बना पाए हैं. हाउएवर द PMI सर्वे पैनल्स डू नॉट इंक्लूड MSMEs. लेकिन ये जो PMI के सर्वे लिए गए हैं इसमें जो मीडियम स्केल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज होती हैं ना, मीडियम या स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, तो उनको इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है, विच collectively are estimated to contribute more than a third to the gross value added generated by the manufacturing sector as a whole. जो कि MSME सेक्टर जो है वो कलेक्टिवली मतलब एक साथ मिलके बहुत ज़्यादा मतलब तीसरा हिस्सा बनाता है, तीसरे हिस्से से भी ज़्यादा बनाता है ग्रॉस वैल्यू एडेड का. ठीक है, किसमें? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में. द एब्सेंस ऑफ डेटा ऑन MSME सेगमेंट विच इज़ अ की bulwark ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट. बोल रहे हैं कि MSME का सेगमेंट का डेटा हमारे पास नहीं होना, जो कि क्या है, जो कि मुख्य सुरक्षा कवच प्रोवाइड कराता है मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट के लिए, यानी कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए मुख्य जो सुरक्षा कवच है, यानी कि मुख्य जो एक पहलू है जो वहाँ पे सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पा रहा है वो ये MSME सेक्टर है. और अगर इसका हमारे पास डेटा नहीं है, यानी कि means that estimating the overall strength of job creation in formal economy relying largely on PMI as an indicator may be risky. जिसका मतलब ये है कि हम ओवरऑल जॉब क्रिएशन को, एक फॉर्मल सेक्टर के ओवरऑल जॉब क्रिएशन को केवल PMI इंडिकेटर से मेजर कर रहे हैं, जो कि एक रिस्की बात है. While S&P Global Survey point to private sector employment strengthening further. और S&P ग्लोबल सर्वे में ये भी बताया गया कि प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट और मजबूत हो रही है, यानी कि ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मिल रही है, विद मैन्युफैक्चरर्स रिकॉर्डिंग अ स्ट्रॉन्गर एक्सपेंशन इन जॉब्स दैन सर्विस प्रोवाइडर्स. जिसमें कि मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो अब ज़्यादा नौकरियां प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर्स के कंपैरिजन में, यानी कि TCS और विप्रो जैसी कंपनीज से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जनरेट हो रही है. CMIE डेटा पॉइंट टू द जून अनएम्प्लॉयमेंट रेट हैविंग स्पाइक टू 8.5% फ्रॉम 7.7% इन मई. लेकिन जो CMIE का डेटा है वो ये भी बताता है कि अनएम्प्लॉयमेंट का दर जो है वो भी बढ़ गया है, 8.5% पे पहुंच गया है जून महीने के लिए, जो कि मई महीने के लिए 7.7% पर था. Policymakers will also need to keep a watch on the upward trend in output prices at manufacturers and service providers, given that the resurgence in food inflation threatens to undermine the RBI's efforts. बोल रहे हैं पॉलिसी मेकर्स को बहुत ही कड़ी नज़र बना के रखनी पड़ेगी, जो भी आगे आने वाले ट्रेंड्स हैं आउटपुट प्राइजेस में, मैन्युफैक्चरर्स के और सर्विस प्रोवाइडर्स के आउटपुट प्राइजेस में जो भी ट्रेंड्स आने वाले हैं, जो भी आगे चेंजेस आते हैं उनके ऊपर. गिवन दैट, क्योंकि ये भी बात सही है कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो फिर से कम करने की कोशिश कर रही है. RBI के जो भी एफर्ट्स हैं कि हम इन्फ्लेशन को एक स्थिर जगह पर बना के रख पाएँ, उसको ख़त्म करने की उनके उस प्लान को, टू एंकर इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस एंड इंश्योर ग्रोथ सपोर्टिव प्राइस स्टेबिलिटी. जो कि RBI का एफर्ट क्या है कि हम इन्फ्लेशन को एक जगह पे रोक सकें और ग्रोथ सपोर्टिव, यानी कि ग्रोथ को बढ़ावा देते हुए प्राइस स्टेबिलिटी ला सकें. इस कदम को कौन सी चीज़ जो है वो खतरा बन के खड़ी हो गई है, वो है फूड इन्फ्लेशन. ठीक है. What can be inferred about the change in economic activity in India according to the S&P Global Survey in June? कि S&P Global Survey जो कि जून के लिए था, उसके अनुसार हमें
क्या चेंज दिखाई दे रहा है इंडिया की इकोनॉमिक एक्टिविटी में? पहला ऑप्शन है इकोनॉमिक एक्टिविटी इन बोथ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड, कि दोनों ही सेक्टर्स में काफ़ी अच्छी मात्रा में इंक्रीज हुई है। तो दोनों सेक्टर में काफ़ी अच्छी मात्रा में तो इंक्रीज नहीं हुई है, ठीक है, पर क्या हुआ है कि दोनों में थोड़ी सी कम हुई है, ठीक है, जो कि मई के महीने में बढ़ी थी उससे थोड़ी कम हुई है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड व्हाइल इट रिमेन्ड स्टेबल इन सर्विस सेक्टर, बिल्कुल गलत है ये। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन बोथ द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर्स हैज स्लाइटली डिक्रीज्ड और सॉफ्टन्ड, ऑप्शन सी इज करेक्ट, थोड़ी सी कम हुई है। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द सर्विस सेक्टर हैज सिग्निफिकेंटली इंक्रीज, बहुत भारी मात्रा में बढ़ी है, जबकि हमने देखा कि जून महीने के लिए बढ़ी नहीं है, कम हुई है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट डज जून डेटा imply about the manufacturing sector in India? New orders at factories have declined as demand is decreasing. ये गलत है, हमने देखा कि फैक्ट्रीज पे नए ऑर्डर्स लगातार बढ़ रहे हैं, जिससे पता चल रहा है कि डिमांड तो बनी हुई है, ठीक है। द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज फेसिंग अ क्राइसिस ड्यू टू इंक्रीज्ड लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट बढ़ने की वजह से वो एक क्राइसिस में चल रहे हैं, ये भी गलत है, क्राइसिस में नहीं चल रहे, पर लेबर कॉस्ट बढ़ने की वजह से एंड प्रोडक्ट का प्राइस जरूर बढ़ गया है, ठीक है। द न्यू ऑर्डर्स एट फैक्ट्रीज हैव ग्रोन सिग्निफिकेंटली, काफी भारी मात्रा में बढ़े हैं, ठीक है, ये कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू इंक्रीज्ड प्राइजेस ऑफ फिनिश्ड गुड्स, जिसकी वजह से फिनिश्ड गुड्स के प्राइजेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। हमने देखा कि दो फैक्टर्स थे फिनिश्ड गुड्स के प्राइजेस बढ़ने का, पहला तो ये था कि लेबर कॉस्ट बढ़ी है, और दूसरा ये था कि नए ऑर्डर्स भी जो हैं उनकी भी कॉस्ट बढ़ गई है, इस वजह से प्रोडक्शन दोबारा स्टार्ट करना और दोबारा नए ऑर्डर्स लेना, इस चीज़ के लिए जो फिनिश्ड गुड्स की प्राइजेस हैं वो बढ़ चुके हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। द सेक्टर इज स्ट्रगलिंग ड्यू टू हाईएस्ट चार्ज इन्फ्लेशन रेट इन 13 मंथ्स, पूरे ये सेक्टर जो है बहुत ज़्यादा जूझ रहा है, क्योंकि जो चार्ज इन्फ्लेशन है वो 13 महीनों के हाईएस्ट स्तर पर पहुंच गया, ये गलत है बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू S&P ग्लोबल सर्वे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द रीसेंट मैन्युफैक्चरिंग PMI डेटा? तो S&P ग्लोबल के लेटेस्ट सर्वे के अकॉर्डिंग PMI के मैन्युफैक्चरिंग डेटा के ऊपर कौन सी स्टेटमेंट सही है? न्यू ऑर्डर्स एट फैक्ट्रीज हैव डिमिनिश्ड इन द लास्ट 28 मंथ्स, पूरे पिछले 28 महीनों में नए ऑर्डर्स जो हैं फैक्ट्रीज में वो कम हो गए हैं, जो कि गलत है। The rate of increase in prices of manufacturers finished good is at 13-month low, ये भी गलत है, हाई हुआ है। The manufacturing PMI's weight grew strongly due to higher labor cost and demand, बोल रहे हैं PMI weight के जो मैन्युफैक्चरिंग PMI weight है वो बहुत तेज़ी से बढ़ा है क्योंकि लेबर कॉस्ट बढ़ी है और डिमांड बढ़ी है, ये भी गलत है। न्यू ऑर्डर्स एट फैक्ट्रीज ग्रू एट स्ट्रॉन्गेस्ट पेस इन 28 मंथ्स, बिल्कुल सही है, ठीक है। What potential challenge is mentioned in the passage regarding the reliance on PMI data for estimating overall job creation in the formal economy? बोल रहे हैं क्या चैलेंज हमें फेस करना पड़ रहा है अगर हम PMI डेटा के ऊपर उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं अपने जो ओवरऑल जॉब क्रिएशन के लिए, ठीक है। तो हमने देखा था कि इसमें MSME सेक्टर इंक्लूडेड नहीं होता, जो कि 1/3 से भी ज़्यादा हिस्सा बनाता है, तीसरे हिस्से से भी ज़्यादा हिस्सा बनाता है जॉब क्रिएशन का। तो अगर हम उसके ऊपर रिलाय करते हैं, केवल PMI डेटा के ऊपर रिलाय करते हैं, तो वो रिस्की है, उसमें ज़रूरी नहीं है कि जो हमारे पास डेटा आएगा वो सटीक आएगा, ठीक है। द PMI सर्वे panels do not include MSMEs, which are the significant contributor to the manufacturing sector, सही है ये। The PMI survey panels overestimate the strength of job creation in formal economy, overestimate तो नहीं करते हैं ना, तो ये तो गलत हो जाएगा। The PMI does not account for unemployment rate, ये भी गलत है, उसमें unemployment rate भी हमें पता चला है कि पहले के मुकाबले 8.7 हो चुका है, 7.8 के मुकाबले 7.7 के मुकाबले, ठीक है, तो ये गलत है। PMI data is outdated and may not reflect the current situation accurately, बोल रहे हैं जो PMI डेटा है वो आउटडेटेड है, यानी कि पुराना हो चुका है और वो आज का जो स्थिति है उसको एकदम सटीक तरीके से नहीं बता पाएगा, बिल्कुल गलत है ये। ऑप्शन ए इज करेक्ट, क्योंकि PMI डेटा जो है हमारे पास लेटेस्ट रिपोर्ट आई है तो आउटडेटेड नहीं है, ठीक है। बट ये बात सही है कि वो करंट सिचुएशन को एक्यूरेटली नहीं
दे सकता क्योंकि उसमें एमएसएमई डेटा इंक्लूडेड नहीं है। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। व्हाट इज द टोन? What tone is predominantly conveyed by the passage? अब पैसेज क्या बता रहा है? पैसेज कोई भी तर्क वितर्क नहीं कर रहा, वो केवल सामान्य तरीके से स्थिति बता रहा है। पीएमआई डेटा की जो रिपोर्ट आई है उसको बता रहा है कि क्या उसमें रिपोर्ट आई है और क्या हम एक्शंस ले सकते हैं। ठीक है, तो जो टोन है पैसेज की वो है न्यूट्रल। ऑप्शन सी इज करेक्ट। What is the main theme of the passage? The dire state of unemployment in India, कि इंडिया में जो अनएम्प्लॉयमेंट की एकदम ख़राब स्थिति हो चुकी है उसके बारे में है पैसेज। तो पैसेज उसके बारे में तो है नहीं। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इंक्रीज कर रहा है और रिजर्व बैंक की जो पॉलिसीज थी उनको किस तरीके से वो प्रभावित कर रहा है उसके ऊपर है चर्चा। द रोल ऑफ एमएसएमईज इन इंडियन इकोनॉमी, कि इंडियन इकोनॉमी में एमएसएमई सेक्टर का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या रोल है। तो देखो भाई, एमएसएमई सेक्टर तो हमने डिस्कस किया है, लेकिन पूरा का पूरा उसका कितना प्रभाव पड़ता है, कैसे प्रभाव पड़ता है, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं की है। बस ये बताया गया है कि मतलब तीसरे हिस्से से ज़्यादा एमएसएमई सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयमेंट में। द एनालिसिस ऑफ S&P ग्लोबल सर्वे ऑन इंडियाज इकोनॉमिक सेक्टर, बोल रहे हैं कि S&P ग्लोबल के सर्वे का एनालिसिस किया है इंडिया के इकोनॉमिक सेक्टर के ऊपर, जो कि बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। द इन्फ्लुएंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन डोमेस्टिक डिमांड, कि डोमेस्टिक डिमांड के ऊपर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हमने ये भी चर्चा नहीं करी है। रिजर्व बैंक के ऊपर, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की पॉलिसीज के ऊपर इन चीज़ों का प्रभाव हमने डिस्कस करा है थोड़ा सा। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। In the given passage, which terms serve as synonym for bulwark? bulwark का synonym क्या है? सर्वे, कॉन्फिडेंस, मैन्युफैक्चरिंग एम्प्लॉयमेंट और ग्रॉस वैल्यू। तो हमने इसमें पढ़ा है bulwark का मतलब होता है एक प्रोटेक्शन, जो एक आपको सुरक्षा कवच प्रोवाइड कराता है ना वो। तो हमारे को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो एम्प्लॉयमेंट है उसने एक सुरक्षा कवच प्रोवाइड कराया हुआ है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। बॉय का एंटोनिम बताना है। बॉय का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को इंक्रीज करना। अंडरमाइन मतलब किसी चीज को गिराना, नीचे करना। ठीक है, सर्ज मतलब इंक्रीज करना, स्पाइक्ड मतलब इंक्रीज होना, और क्विकर तेजी से बढ़ना, आगे बढ़ रहे हैं तेजी से आगे बढ़ना। क्विकर इज ऑल्सो सिनोनिम फॉर बॉय। सो यहाँ पे अंडरमाइन ही केवल वर्ड है जो कि नीचे की तरफ नेगेटिव एस्पेक्ट लेकर आता है, जो कि बॉय का एंटोनिम है। क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ एक स्टेटमेंट दिया है जिसके पार्ट्स हैं जो जम्बल्ड फॉर्म में हमें को अरेंज करना है। ठीक है, एज इंडिया एम्ब्रेसेस द 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी, जैसे ही इंडिया 5th जनरेशन 5G मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी को गले लगा रहा है, एम्ब्रेस कर रहा है मतलब गले लगा रहा है या फिर उसमें आगे बढ़ रहा है, उसको अपना रहा है, more reliable cellular service would be the new normal in the near future। बोल रहे हैं कि ज़्यादा रिलायबल यानी कि ज़्यादा भरोसेमंद जो सेलुलर सर्विस होगी वो एक नया नॉर्मल बन जाएगा, वो एक नया नॉर्मल स्थिति बन जाएगी हमारे भविष्य की। देयर इज़ अ डिसर्नेबल बज दैट फास्टर एंड, तो बोल रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा एविडेंट, बहुत ही ज़्यादा एक बज बना हुआ है, बहुत ज़्यादा जिक्र हो रहा है इस बात का कि फास्टर एंड इंडिया एम्ब्रेसेस द 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क। ये तो शुरुआत हो गई क्योंकि इसमें पता चल गया कि जैसे ही हम 5वीं जनरेशन के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, 5G नेटवर्क के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, तो एक बहुत जोर शोर से एक बात चल रही है, बहुत एविडेंट एक बात चल रही है टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में कि तेज और मोर रिलायबल सेलुलर सर्विस वुड बी द न्यू नॉर्मल। तेज और ज़्यादा भरोसेमंद सेलुलर सर्विस जो है वो अब हमारी एक नई नॉर्मल स्थिति बन जाएगी हमारे फ्यूचर की। ठीक है, द न्यू नॉर्मल इन द नियर फ्यूचर एज इंडिया एम्ब्रेसेस द 5th जनरेशन मोबाइल नेटवर्क टेक्नोलॉजी, देयर इज अ डिसर्नेबल बज दैट फास्टर एंड मोर रिलायबल सेलुलर सर्विस वुड बी। तो ये इनकम्प्लीट है स्टेटमेंट, मिक्स्ड फॉर्म में ही है, ये तो गलत हो गया। There's a discernible buzz that faster and as India embraces the 5th generation mobile network technology, more reliable cellular service would be new normal in the near future। ये भी गलत है। As India embraces the 5th generation mobile network technology, more reliable cellular service would be there's a discernible buzz that faster and new। अब would be there's, ये जो है
साथ में मैच नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है। एज इंडिया embraces the 5th generation mobile network technology, there is a discernible buzz that faster and more reliable cellular service would be new normal in the near future. Option D is correct. My day took a turn for better when I found out I had gotten a job. अब इसके लिए हमने appropriate meaning बताना है। took a turn for better मतलब कि कुछ ऐसा चेंज आया, ऐसा यू टर्न लिया ज़िंदगी ने, ऐसा चेंज आया मेरे जीवन में जो कि मेरे लिए बेहतर हुआ, मेरे लिए अच्छा ही हुआ। जैसे कई बार बोलते हैं कि उस व्यक्ति का अपनी पत्नी से डिवोर्स हो गया या उस लड़की का उनके हस्बैंड से डिवोर्स हो गया, उसके बाद उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा बेहतर हो गई, ठीक है। तो वो क्या हो गया, उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज आया, बदलाव आया, जिससे उनकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई, बहुत पॉजिटिव उनके आउटकम्स निकलने शुरू हो गए। तो टू बिकम वर्स, स्थिति और ज़्यादा खराब हो जाना, गलत है ये। टू बिकम इक्वल टू समवन इन अ कॉम्पिटिशन व्हेन दे हैड प्रीवियसली बीन विनिंग, बोल रहे हैं अगर पहले वो जीत रहे थे लेकिन अब वो किसी दूसरे व्यक्ति के एकदम बराबरी पे आके खड़े हो गए हैं, ठीक है, जो कि गलत है। सडनली और अनएक्सपेक्टेडली, एकदम अचानक से हो जाना चीज़ें जिसकी उम्मीद भी नहीं की थी, तो ये भी गलत है। अ चेंज दैट अल्टीमेटली लीड्स टू अ मोर पॉजिटिव आउटकम। ऑप्शन डी इज करेक्ट। अब सेंटेंसेस दिए हुए हैं, फर्स्ट और सेकंड जो है, नंबर 1 और नंबर 2 जो है ये सही फॉर्म में है। इसके अलावा ABCD जो है ये जम्बल्ड फॉर्म में है, इनको हमें चेंज करना है। द प्रोग्नोसिस ऑफ अ नॉर्मल मानसून बाय IMD मेट्रोलॉजिकल, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ब्रिंग्स cheer as our agriculture is largely rain dependent। बोल रहे हैं कि जो हमने डायग्नोसिस किया है, प्रोग्नोसिस मतलब कि आंकलन लगाया है, जांच पड़ताल करी है नॉर्मल मानसून की इंडिया IMD द्वारा, उसमें एक खुशी की लहर आ गई है, क्योंकि हमारी जो एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो ज़्यादातर बारिश के ऊपर निर्भर करती है। हमारा एग्रीकल्चर बारिश के ऊपर निर्भर करता है। द लॉन्ग पीरियड एवरेज LPA of 87 सेंटीमीटर एज अदर फैक्टर्स प्ले आर पॉजिटिव। बोल रहे हैं कि जो लॉन्ग पीरियड LPA है, लॉन्ग पीरियड एवरेज है, वो है 87 सेंटीमीटर की, जो कि जिसमें कि दूसरे फैक्टर्स भी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। With nearly 50% of people in the country reliant on farming और farm related jobs, बोल रहे हैं जब हमारे देश में लगभग 50% की आबादी जो है वो या तो खेती बाड़ी करती है या खेती बाड़ी से रिलेटेड जो जॉब्स हैं उनमें काम करती है। बम्पर क्रॉप्स आर क्रिटिकल नॉट ओनली फॉर इंश्योरिंग फूड फॉर ऑल, बोलते हैं तो ज़्यादा भारी मात्रा में उपज, अगर फसल की अच्छी उपज होगी तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ना केवल हमारी खाद्य आपूर्ति को पूरा करने के लिए एंड कंटेनिंग फूड प्राइसेस, और फूड प्राइसेस को मेंटेन रखने के लिए, बट ऑल्सो फॉर इंडियन इकोनॉमी, पर हमारी इकोनॉमी के लिए भी। तो देखो फर्स्ट स्टेटमेंट जो था उसमें बताया गया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में जो कि लार्जली रेन डिपेंडेंट है उसके लिए बहुत खुशी की बात आ गई। तो इनने फिर आगे बताया कि एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए क्यों खुशी की बात है, क्योंकि एग्रीकल्चर सेक्टर 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो इस सेक्टर में या तो काम करते हैं या डायरेक्ट फार्मिंग करते हैं, फार्म रिलेटेड जॉब्स करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। द रेनफॉल ड्यूरिंग द साउथ वेस्ट मानसून वुड बी 96% ऑफ, बोल रहे हैं नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट मानसून के दौरान पे जो रेनफॉल होगी वो 96% होगी किसी चीज़ का। अब किस चीज़ का होगी 96%? तो 96% होगी ऑफ दी लॉन्ग पीरियड एवरेज, लॉन्ग पीरियड एवरेज की 96% होगी, जो कि कितना बनाता है 87 सेंटीमीटर, जो जबकि इसमें अदर फैक्टर्स भी काम कर रहे हैं, वो भी पॉजिटिव में है, ठीक है। तो यानी कि हमें एक चीज़ ये पता चलेगी कि सी के बाद में ए आएगा, ठीक है। अब बी के बाद में सी तो नहीं आ रहा। Allaying fears of El Nino, the IMD has forecast that quantitatively, बोल रहे हैं एल नीनो इफेक्ट के फियर्स को कम करते हुए, उसमें थोड़ी सी कमी लाते हुए IMD ने ये फॉरकास्ट करा है, बताया है कि क्वांटिटेटिवली, क्वांटिटी वाइज जो रेनफॉल होगी साउथ वेस्ट मानसून के दौरान पे वो 96% होगी। किसके 96% होगी? लॉन्ग पीरियड एवरेज के। तो हमें पता चल गया बी के बाद में डी है, डी के बाद में सी है और सी के बाद में ऑब्वियसली ए है ही,
ठीक है। और लास्ट हमारा स्टेटमेंट आ जाता है द न्यूट्रल कंडीशन ओवर द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, positive Indian Ocean dipole and lower snow cover over the Himalayas and Eurasia are expected to negate El Nino। बोल रहे हैं कि ये जो न्यूट्रल कंडीशन है पैसिफिक ओशन के ऊपर, इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन के ऊपर जो न्यूट्रल कंडीशन है, फिर पॉजिटिव इंडियन ओशन डिपोल पॉजिटिव हमें मिल रहा है, उसके बाद हिमालयाज और यूरेशिया के वो पहाड़ जहाँ पे बर्फ़ होती है वहाँ पे बर्फ कम पड़ना, ये सारी जो चीज़ें हैं ये उम्मीद की जा रही है कि एल नीनो इफेक्ट को कम कर देंगी, नलिफाई कर देंगी, ठीक है। वेयर इन द ओशन टेम्परेचर राइज कॉजिंग अ डेफिसिट इन रेन्स। और एल नीनो इफेक्ट क्या है, जिसमें कि ओशन टेम्परेचर में बढ़ने की वजह से बारिशों में कमी आने वाली थी, ठीक है। ये था एल नीनो इफेक्ट जिसको कम, इन सारी फैक्टर्स के द्वारा जिसको कम किया जा सकता है या फिर हो सकता, उम्मीद लगाई जा रही है कि कम हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है बी डी सी ए, ठीक है। बी डी सी ए, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एरर निकालना है, ठीक है। ही इज टू फूलिश दैट ही विल नॉट एक्ट। बोल रहे हैं वो इतना बेवकूफ़ है कि वो कोई एक्शन नहीं लेगा, कोई एक्ट मतलब कुछ भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो कोई व्यक्ति को आप बेवकूफ़ बता रहे हैं, ठीक है। फिर ही विल नॉट रिएक्ट नहीं आएगा कि जब टू यूज होता है तो टू फूलिश टू एक्ट, ठीक है। टू फूलिश टू एक्ट, ओके। तो दैट ही विल नॉट की बजाय क्या आएगा, ही इज टू फूलिश टू एक्ट, जिसका मतलब होता है कि वो इतना बेवकूफ़ है कि वो कोई एक्शन नहीं ले पाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी में हमारे एरर है। ही इज टू मच वरिड अबाउट हिज फ्रेंड्स रिएक्शन टू हिज स्टेटमेंट। जब नाउन हम यूज कर रहे हों तो नाउन के साथ में आता है टू मच प्लस नाउन, लेकिन जब एडजेक्टिव या फिर एडवर्ब की बात हो तब टू मच की बजाय आता है मच टू, ठीक है। मच टू वरिड, तो यहाँ पे हम यूज करें उसकी चिंता की बात करें तो ही इज टू मच की बजाय क्या आ जाएगा, ही इज मच टू वरिड, मच टू worried about his friend's reaction to his statement। so A में एरर है यहाँ पे, ठीक है। अगेन पैराजंबल का क्वेश्चन है टेकिंग अ फर्म स्टैंड which could have far-reaching geopolitical implications, French President Emmanuel Macron has exhorted the European Union। बोल रहे हैं कि एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कदम उठाते हुए, फर्म स्टैंड रखते हुए, जिसके कि बहुत ज़्यादा दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं, जियो पॉलिटिकल इफेक्ट्स हो सकते हैं, फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने यूरोपियन यूनियन से ये गुहार लगाई टू इम्प्लीमेंट इट्स पॉलिसी ऑफ स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, कि हम पहले जो हमारे मेंबर कंट्रीज हैं हम उनकी भलाई के बारे में सोचें, हम जो भी पॉलिसीज हैं पहले उनकी भलाई के बारे में बनाएं और उन्हीं को लागू करें, एंड डिसिस्ट फ्रॉम फॉलोइंग द यूएस और चाइना ऑन ताइवान इशू। और ताइवान इशू पर या तो यूएस या फिर चाइना को फॉलो करने से बचें, यानी कि जो बाइपोलर एक एनवायरनमेंट बन रहा है ना कि या तो कुछ देश यूएस के साथ में या कुछ देश चाइना के साथ में है, वो होने से बचें और केवल ये देखें कि हमारे देश के लिए, हमारी जो मेंबर कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन की, उनकी बेटरमेंट के लिए क्या ज़रूरी है। क्या ये ज़रूरी भी है कि हम ताइवान इशू पे किसी भी कंट्री का साथ दें, क्योंकि मिलेगा तो या तो यूएस को मिलेगा या चाइना को मिलेगा, इसमें बाकी देशों को क्या हाथ है ना, उनको क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर चाइना को मिल जाता है तो नुकसान क्या है, और यूएस को मिल जाता है तो फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है। ये चीज़ें आप ध्यान रखिए और दूसरे की लड़ाई में ना कूदिए। It's obvious that he wants EU to hold its ground and safeguard its interests rather than getting embroiled in the great power rivalry। बोल रहे ये काफ़ी ऑब्वियस बात है, जो लाजमी बात है कि जो ये फ्रेंच के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये चाहते हैं कि यूरोपियन यूनियन की जो कंट्रीज़, मेंबर कंट्रीज़ हैं, वो अपनी स्थिरता बनाए रखें और सबसे पहले अपने हित के बारे में सोचें रादर देन दूसरे की
पावर की लड़ाई में कूदने के। अब दो राजाओं की लड़ाई के बीच में तीसरा कोई कूद जाए कि भाई मैं तो इसका दोस्त हूँ, मैं इसकी मदद करूंगा, अब वो कल को हार जाए तो भाई तुम्हारा तो कुछ था नहीं बीच में लेना देना, तुम भी बीच में कूद गए, तुम्हारी भी रियासत गई, तो ऐसा ना हो जाए। ठीक है, वो दोनों की आपस की पावर की लड़ाई है, उन दोनों को लड़ने दो, बीच में आप मत कूदो, क्योंकि हमारे लिए वो नुकसानदायक हो सकता है, हमें पहले अपना फायदा देखना चाहिए। His warning about the perils of following American foreign policy as a panic reflex is bound to strain US-Europe ties। बोल रहे हैं कि उनकी जो ये चेतावनी है जिसमें उनने सीरियस इमीडिएट डेंजर्स के बारे में बताया है, पेरिल्स मतलब इमीडिएट सीरियस डेंजर्स के बारे में बताया है, अगर हम अमेरिका की फॉरेन पॉलिसीज को एक रिफ्लेक्स डर का, जैसे आपको किसी चीज से डर लगता है तो आप क्या करते हैं, अपने आप को कवर करते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज आपको हिट करने वाली है, आप अपने आप को कवर करते हैं। ठीक है, बॉल उछल कर आई, आपको लग रहा है आपके सिर के ऊपर आएगी तो आप अपने सिर को कवर करेंगे, राइट। तो वो क्या है, वो एक पैनिक रिफ्लेक्स है, आपका डर से एक इमीडिएट रिफ्लेक्स बना है। तो अमेरिका की फॉरेन पॉलिसीज की वजह से, उनको फॉलो करने की वजह से एक पैनिक रिफ्लेक्स की तरह ना इसको देखें, और इससे क्या हो सकता है, यूएस और यूरोप की जो भी टाइज हैं, जो भी उनके रिलेशंस हैं, वो खराब हो सकते हैं। मैक्रॉन हैज अर्ज्ड ईयूज मेंबर स्टेट टू अवॉइड बिकमिंग वैसल्स एंड इंस्टेड स्ट्राइव टू मेक द ब्लॉक फंक्शन। बोल रहे हैं कि मैक्रॉन ने उनसे गुहार लगाई है ईयू के मेंबर कंट्री से कि वो इनके वेसल्स ना बन जाएं। वेसल्स मतलब कि इनके कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी भगवान के या किसी लॉर्ड के, मालिक के अधीन हो, तो हम इनके अधीन ना बन जाएं, हम ऐसे ना बन जाएं कि ये हमारे मालिक हैं और हम इनके गुलाम हैं। इंस्टेड स्ट्राइव टू मेक ब्लॉक फंक्शन एज द थर्ड पोल। इंस्टेड हमें यूरोपियन यूनियन को एकजुट होकर एक तीसरा पोल बनकर सामने आना चाहिए, अलॉन्ग साइड द यूएस एंड चाइना। यूएस और चाइना के साथ में बराबरी में खड़े होकर एक तीसरे पोल की तरह खड़ा होना चाहिए, यानी कि बायपोलर स्थिति ना, यानी कि दो पोल्स की बजाय स्थिति होने के बजाय तीन पोल की स्थिति खड़ी हो जानी चाहिए कि तीन पोल हैं, एक यूएस, चाइना और यूरोपियन यूनियन। ऐसी स्थिति जो कि हमने अभी जब रशिया यूक्रेन वॉर हुआ तो इंडिया ने भी ऐसा ही किया कि वो ना तो रशिया को कंडेम करा था, ना यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा था किसी भी तरीके से, है ना। तो इससे क्या हुआ कि इंडिया की, वैसे तो कई जगह पे उन्होंने दबाव डाला, कई देशों ने उनके ऊपर, लेकिन हम अपनी बात पे डटे रहे, तो हमें एक नया थर्ड पोल की तरह देखा जा रहा है कि पावर की लड़ाई में हम नहीं कूदे, किसी की भी आपसी पावर की रंजिश में हम नहीं कूदे। ठीक है, तो उससे ये हमारे लिए बेनिफिट हो गया एक, कि अब हमें लोग देखते हैं कि अगर कहीं पावर की लड़ाई हो तो इंडिया एक सही फैसला और स्थिर फैसला ले सकता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट तो देखो आ रहा है फर्स्ट पी, क्योंकि इसमें बताया गया कि एक फर्म स्टैंड लेने के लिए बताया गया किनके द्वारा, प्रेसिडेंट इमैनुअल द्वारा। ठीक है, और ये इस पूरी इसकी शुरुआत करता है कि किस बात के ऊपर, किस इशू के ऊपर उन्हें स्टैंड बताया, तो ताइवान इशू के ऊपर बात हुई है, जिसमें यूएस और चाइना अपनी पावर की स्ट्रैटेजी खेल रहे हैं। ठीक है, सेकंड हो जाता है कि मैक्रॉन ने ईयू के मेंबर से गुहार लगाई कि हमें उनका कोई भी बंदी नहीं बन के फैसला लेना है, बल्कि हमें तीसरे पोल की तरह उभर कर आना चाहिए। ये हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट हो जाता है कि उन्होंने वार्न करा, उन्होंने चेतावनी दी इसके नेगेटिव इफेक्ट्स के बारे में, कि अगर हम डर से उनकी पॉलिसीज फॉलो करते हैं, फॉरेन पॉलिसीज, तो इसके नेगेटिव इफेक्ट्स होंगे, और इससे क्या हुआ कि यूएस यूरोप के रिश्तों में भी खराबी आ जाएगी। और फोर्थ पॉइंट है कंक्लूजन, कि ये जाहिर सी बात है कि वो हमें स्थिरता बनाने के लिए और पहले अपने हित के बारे में सोचने के लिए कह रहे हैं, रादर देन दूसरे की पावर की लड़ाई में कूदने के। ठीक है, तो ये हो गया 4। तो हमारा अरेंजमेंट बन रहा है पी एस आर क्यू। पी से देखो तीन ऑप्शन है, ए बी और डी, तो सी तो एलिमिनेट हो गया। पी एस ठीक है, क्यू नहीं, आर चाहिए, तो ये गया पी एस आर क्यू, ऑप्शन बी इज करेक्ट। वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है, अ माइल्ड और इनडायरेक्ट एक्सप्रेशन सब्स्टिट्यूटेड फॉर एन ऑफेंसिव और हार्श वन, कि
किसी को बहुत कड़वी बात बोलने के बजाय उसको सॉफ्टली कोई दूसरी बात बोल के उसको एहसास भी दिला दो कि कुछ कमी है, कुछ गलती है उसकी। यानी कि उसका जो आपने हार्श वर्ड बोला था, आप किसी को गाली गलौज करने लग जाओ, उसकी बजाय आप क्या कह रहे हो कि भाई तुमने यहाँ पे ये गलती करी थी, तो इसको हम देखते हैं कैसे सुधार सकते हैं, तो उसको ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। लेकिन आप उसको गाली देने तो बेटर तरीके से कम हार्श वर्ड्स का इस्तेमाल करते हुए स्थिति को बताना। पहला वर्ड है इन्फॉर्मेंट। इन्फॉर्मेंट का मतलब होता है कोई ऐसा व्यक्ति जो इन्फॉर्मेशन देता हो, जैसे गुप्तचर होता है, खबरी होते हैं ना, उनको बोला जाता है इन्फॉर्मेंट। यूफेमिज्म। अब यूफेमिज्म का तो हमने पहले भी पढ़ा था कि एक माइल्ड स्टेटमेंट किसी हार्श ऑफेंसिव एक्सप्रेशन के बजाय, ठीक है, सो उसको बोला जाता है यूफेमिज्म। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। पॉन शॉप। पॉन शॉप एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे, ऐसी दुकान जहाँ पे आपको कुछ गिरवी रख के चीज़ें लोन मिल जाए। जैसे पुराने ज़माने में हम देखते थे ना कि पिताजी की घड़ी लोन देके मैंने पैसे लिए हैं अपनी पढ़ाई करने के लिए, ठीक है, तो वो जिन दुकानों पे जाके वो सामान बेचते थे या वो सामान गिरवी रखते थे उनको बोला जाता था पॉन शॉप। वॉकवे। वॉकवे का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जो कि ज़मीन से तो थोड़ा ऊंचा उठा हुआ हो, लेकिन वो पैदल यात्रियों के लिए, जैसे कि पेवमेंट्स बनाए जाते हैं, पाथवेज बनाए, फुटपाथ बनाया जाता है, वो क्या होता है, रोड से थोड़ा ऊंचा उठा हुआ होता है और उसको इस तरीके से बनाया गया होता है कि उसमें चलने वाले लोग चल सकते हैं, पैदल यात्री चल सकते हैं, ठीक है, उसको बोला जाता है वॉकवे। सो ऑप्शन बी यूफेमिज्म इज करेक्ट। वन हु हैज अनरीजनिंग enthusiasm for the glorification of one's country, कि हमारे देश को ग्लोरीफाई करने के लिए, प्रसारित करने के लिए कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत मेहनती हैं, कोई उसका रीज़न नहीं है, अनरीजनेबल, कोई बिना रीज़न का ही एंथुजियाज्म है, बड़ा लगाव है उसको अपने देश के साथ में, तो इसलिए वो क्या करता है, उसको बढ़ा चढ़ा के, हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के बताता है, अपने देश की हर चीज़ को अच्छे से बताता है, बढ़ा चढ़ा के बताता है। फॉस्टर चाइल्ड। फॉस्टर चाइल्ड मतलब गोद लिया हुआ बच्चा, ठीक है, जो आपका अपना बच्चा नहीं है लेकिन आप उनको उसका भरण पोषण पालन पोषण कर रहे हैं, वो क्या हो गया, फॉस्टर चाइल्ड। एफ्लुएंस। एफ्लुएंस मतलब होता है जो फैक्ट्रीज से या कंपनीज से निकलने वाला लिक्विड वेस्ट होता है ना, उसको बोला जाता है एफ्लुएंस। शॉविनिज्म। शॉविनिज्म मतलब अंध देशभक्त, जो कि क्या है, वन who has unreasoning enthusiasm for glorification of one's country. Option C is correct. Ecology. Ecology का मतलब होता है एक scientific study हमारे सिस्टम की, उसको बोला जाता है इकोलॉजी। December 2021 and December 2022 could not have been more contrasting for India's pharmaceutical industry. बोल रहे हैं दिसंबर 2021 और दिसंबर 2022 इतने ज़्यादा कॉन्ट्रास्टिंग हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री से के लिए इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो सकता। अब पिछले साल, लास्ट ईयर, इट वॉज हेल्ड फॉर डेवलपिंग वैक्सीन्स दैट इनोकुलेटेड बाय बिलियंस अगेंस्ट द कोरोना वायरस। पूरे पिछले साल इसकी बहुत वाहवाही की गई, इसको बहुत प्रेज किया गया है ना, कि हमने ऐसी वैक्सीन्स डेवलप कर ली जिन्होंने बिलियन लोगों को कोरोना वायरस के अगेंस्ट में इनोकुलेट कर दिया, यानी कि उनको तैयार कर दिया कोरोना वायरस के लिए, एंटीवायरस उनके अंदर डाल दिया। एंड डैश इट्स मॉनिकर एज द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड, और उसका नाम क्या पड़ गया, उसका नाम पड़ गया फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, दुनिया की फार्मेसी का नाम पड़ गया, ठीक है। This year, 2 Indian drug manufacturing firms stand accused by 2 countries for producing toxic cough syrup. लेकिन इस साल क्या हुआ, इस साल 2 इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाए, वो मुजरिम के कटघरे में खड़े हैं 2 कंट्रीज द्वारा कि उन्होंने टॉक्सिक कफ सिरप, जहरीली कफ सिरप उनको प्रोड्यूस करी, ठीक है। लिंक टू द डेथ्स ऑफ चिल्ड्रन एटलीस्ट 66 इन द गाम्बिया एंड 18 इन, जो कि बच्चों की मौत के साथ डायरेक्टली लिंक की जा रही हैं, जिसमें कि 66 बच्चों की जान गई है द गाम्बिया में और 18 बच्चों की जान गई है उज्बेकिस्तान में। वाइल द गाम्बिया केस वॉज डैश बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो गाम्बिया वाला केस है, ये तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिपोर्ट किया गया, हाईलाइट किया गया, नजरों में लाया गया। The second case has been flagged by the Uzbek Health Ministry. लेकिन जो दूसरा केस था वो उज़्बेक हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा उठाया गया। In both cases, it is not conclusively established that consuming the syrup directly led to the deaths. तो दोनों केसेस में ये
कंक्लूसिवली मतलब एविडेंटली ये नहीं कहा जा सकता कि सिरप पीने की वजह से ही बच्चों की मौत हुई है. What is of concern is that in both countries batches were spiked with ethylene glycol और diethylene glycol. लेकिन जो चिंताजनक बात ये है कि दोनों ही कंट्रीज में जो सिरप के बैचेस गए, दवाइयाँ गई, उनमें बहुत भारी मात्रा में इथाइलिन ग्लाइकोल और डाई इथाइलिन ग्लाइकोल मौजूद था. दैट इज इंडस्ट्रियल केमिकल दैट हैव नो बिजनेस बीइंग इनसाइड बॉटल्स ऑफ कफ सिरप. और ये दोनों क्या है, ये इंडस्ट्रियल केमिकल्स हैं और इन दोनों का दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी प्रयोग नहीं होता. तो ये कैसे इतनी भारी मात्रा में उन दवाइयों के अंदर पाए गए. The Indian government adopted a dash stance after the scandal in Gambia. तो इंडियन गवर्नमेंट ने किस तरीके का कदम उठाया जो गाम्बिया वाला स्कैंडल हुआ उसके बाद में. While the export license of the Haryana-based Maiden Pharmaceuticals Limited, which supplied the syrup to the Gambia, was revoked. जब क्या किया गया कि मेडन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री लिमिटेड जो हरियाणा बेस्ड कंपनी है उसका लाइसेंस तो हटा दिया गया, एक्सपोर्ट लाइसेंस हटा दिया गया जिन्होंने गाम्बिया में सप्लाई किया था. इंडियन अथॉरिटीज rather than investigating how cough syrup was spiked choose to question WHO's assessment that it was the cough syrup that caused the acute kidney injury linked to the death. तो बोल रहे हैं कि बजाय के जांच करने के इंडियन अथॉरिटीज ने क्या किया, WHO के तरीकों के ऊपर ही सवाल खड़े कर दिए कि क्या कफ सिरप ही डायरेक्टली जो उनको किडनी इंजरी हुई बच्चों को जिसकी वजह से उनकी जाने गई, क्या कफ सिरप ही उससे लिंक्ड है डायरेक्टली. इसके ऊपर सवाल खड़े कर दिए. The Drugs Controller General of India, DCGI, brazened it dash with WHO in a letter suggesting that its own tests of control samples of the Maiden Pharma product showed them to be free of contaminants. बोल रहे हैं कि DCGI ने बताया कि WHO को लेटर लिख के कि हमने अपने लैब्स में मेडन फार्मा प्रोडक्ट्स के सैंपल्स चेक करे हैं और हमें उसमें कोई भी कंटामिनेशन नहीं मिला है. तो ब्रेजन के साथ में क्या होता है, ब्रेजन आउट. इसका मतलब होता है, एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है डिफिकल्ट स्टेप एक उठाया, डिफिकल्ट एक कोई भी कदम उठाया लेकिन बड़े कॉन्फिडेंटली. ठीक है कि उनने बड़े ही, हालांकि WHO से मुकाबला करना बहुत डिफिकल्ट चीज़ है लेकिन उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली उनको कहा कि भाई हमने तो जांच कर ली, हमारी जांच में तो कोई पाया नहीं गया केमिकल, तो आपकी जांच में कैसे पाया गया. और इसी बेसिस पे उन्होंने WHO के असेसमेंट के ऊपर क्वेश्चन उठा दिए जिसमें कहा गया कि कोरोना वायरस के लिए उसको प्रेस किया गया और उसका नाम डाल दिया गया फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड. तो क्या नाम दिया गया, फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड, जो कि मिसप्लेस्ड मतलब कोई चीज़ गुम हो जाना है या फिर डिफरेंट जगह पे रख देना है जो फिर सुनिश्चित नहीं है, अनुचित है. अंडरलाइन मतलब हाईलाइट कर दिया, एम्फसाइज दिया. तो जाहिर सी बात है उसका एम्फसाइज दिया गया उसका नाम के ऊपर कि उसका नाम डाल दिया गया क्या, फार्मेसी ऑफ वर्ल्ड. क्लासिफाइड मतलब सीक्रेट रखना. और अंडरमाइंड मतलब किस चीज को कम कर देना. सो ऑप्शन बी अंडरलाइंड इज करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन है, while the Gambia case was dashed by the World Health Organization, the second case has been flagged by Uzbek Health Ministry. तो जो गाम्बिया केस था वो किसके द्वारा हाईलाइट किया गया, कॉम्प्रोमाइज्ड मतलब जिसमें मतलब समझौता कर लेना, एक्सपोज्ड मतलब कि जाहिर करना, डिस्क्रेडिटेड मतलब बदनाम करना और हाईलाइटेड मतलब सामने लेकर आना. तो यहाँ पे क्या किया गया है, केस को हाईलाइट किया गया है किसके द्वारा, WHO द्वारा. थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ब्लैंक है जो कह रहा है द इंडियन गवर्नमेंट अडॉप्टेड अ डैश स्टैंस आफ्टर द स्कैंडल इन गाम्बिया. तो कैसा कदम उठाया उन्होंने, स्कैंट मतलब जो कि ना काफी है, अपर्याप्त है. ट्रुकुलेंट मतलब होता है कठोर, आक्रामक. डिलीजेंट मतलब होता है बड़ा ही केयरफुल. और एविडेंट मतलब कि जो कि साबित हो चुका है. तो यहाँ पे उन्होंने कैसा कदम उठाया, उन्होंने उठाया बहुत ही ट्रेकुलेंट यानी कि कठोर आक्रामक कदम उठाया. ऑप्शन बी इज करेक्ट. लास्ट हमारा ऑप्शन है ब्रेजन का मैंने आपको पहले ही बताया था, ब्रेजन के साथ में आउट यूज होता है, ब्रेजन आउट, जिसका मतलब होता है कोई भी खराब परिस्थिति को, डिफिकल्ट सिचुएशन को कॉन्फिडेंटली फेस करना. ठीक है, तो ब्रेजन आउट. सो ये हमारा था आज का पैसेज, आज की प्रैक्टिस एक्सरसाइज. इसकी PDF और ऑडियो एक्सप्लेनेशन आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी.
इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, तो आप डायरेक्ट लिंक को क्लिक कर भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। आप ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, या फिर इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।